वेलकम वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो की, और सॉल्वेंसी रेशियो में हमने पहला रेशियो दैट्स कॉल्ड डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ लिया है। डेब्ट इक्विटी रेशियो के बाद हम दूसरे रेशियो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। देखो भाई, फिर वही बात, पेन वेन रोक दो, बुक बंद कर दो, ठीक है। मे भी दिमाग आपका थोड़ा सा तेज चल, वैसे तेज तो चलता है नो डाउट। सवाल है, भले ही एक टर्म है लेकिन ये टर्म आपके लिए एक सवाल है जिसका नाम है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। आप अगर समझे होगे तो मेरे बिना बताए ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि इस रेशियो में हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि मेरे डेब्ट और मेरे टोटल एसेट का क्या रेशियो है। जैसे इक्विटी को ना मिले मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो ऐसे ही आया है रिस्क लेके, तो उसको ना भी मिले पहाड़ नहीं टूट जाएगा सर, ठीक है। एक बचता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस वाले को भी देना गारंटी नहीं है, वो बचे खुचे में से खाते हैं, नहीं भी बचेगा ना सर तो वो अपना मुंह उठा के लेके चले जाएंगे। लेकिन डेब्ट वाले को तो आपको देना पड़ेगा, वेदर आप अपने गुडविल ही बेच के क्यों ना दो, आपको देना पड़ेगा। तो बात ही होती है ना, आप ही देखते हो ना जब आपको पढ़ाया जाता है फॉर्म्स के फीचर्स, जिस फीचर्स में लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी का जिक्र होता है, और यह कहा जाता है कि अगर कंपनी डूबे तो कंपनी को अपने सारे एसेट्स क्या करने होंगे, बेचने होंगे, अगर जरूरत पड़े तो उस डेब्ट को चुकाने के लिए। अगर आधे एसेट्स भी बेच के डेब्ट चुका दिया जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। और आपको यह भी बताया जाता है, बहुत सारे लोग तो आगे बढ़ के तक ही कंफ्यूज होते हैं, उनको यह पता करना होता है कि कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड की अनलिमिटेड। भाई लायबिलिटी कंपनी की हमेशा अनलिमिटेड होती है। जब हम लायबिलिटी पे सवाल खड़ा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, ओनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी की बात होती है। कंपनी अपने किस्मत में अपनी लायबिलिटी लिखवा के लेके आती है अनलिमिटेड। मतलब अगर कंपनी डूबे तो उसको अपने एसेट्स को बेचना पड़ेगा डेब्ट को चुकाने के लिए। तो अगर मान लेते हैं सुमो लिमिटेड, जिसके बारे में हमने पहले बात की, अगर वो आपके पास आता है, आप एक कंपनी की या फिर आप एक बैंक के सीईओ हो या फिर आप उस बैंक को लीड करते हो, तो आप देखोगे ना कि अभी इस वक्त सुमो लिमिटेड के पास कितना डेब्ट है और सुमो लिमिटेड के पास कितने एसेट हैं। और मैं ये देख लूं कि मेरे लोन देने से पहले उसके डेब्ट और उसके एसेट में कितने का अंतर है, यह क्या रेशियो है। प्लस उसके बाद आप ये देखोगे कि अगर मैं देता हूं तो उसका डेब्ट बढ़ जाएगा, अगर मैं देता हूं तो उसका डेब्ट बढ़ जाएगा। क्या उसके वो एसेट्स मेरे भी डेब्ट को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी में हैं या नहीं है। ये बातें नहीं होती हैं सर, ये सच में सच्चाई होती है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? तो वही बात है कि इसकी जरूरत वहीं पे होगी जहां पे वो पार्टी इंटरेस्टेड है ये जानने में कि उसके एसेट्स की क्या वैल्यूएशन है, उसकी एसेट्स नए डेब्ट्स को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। पहले वाले को देख के हम ये पता कर सकते हैं। तो आप ही बताइए, अगर आप अभी तक समझ गए होंगे कि टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, बोलो। टोटल एसेट अपॉन डेब्ट, बस सिंपल, ठीक है। याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। चलो, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बना, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट।
देखो भैया, मुझे नहीं लगता कि डेप्ट पे डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट में क्या क्या जाएगा और क्या क्या नहीं जाएगा हमने इस पे बात कर लिया है। क्लियर? अब बात आती है टोटल असेट। अगर आपको बैलेंस शीट याद होगा तो मुझे टोटल असेट भी बताने की जरूरत नहीं है। नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट इज इक्वल टू टोटल असेट। लेकिन आपके क्वेश्चन में असेट ही नहीं है। आपके क्वेश्चन में असेट ही नहीं है। आपके क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, समझिएगा। आपके क्वेश्चन में लायबिलिटी वाला पहला नंबर दिया हुआ है, लायबिलिटी वाला दूसरा नंबर दिया हुआ है, लायबिलिटी वाला तीसरा नंबर दिया हुआ है और लायबिलिटी वाला चौथा नंबर दिया हुआ है। बेसिकली मैं कोडिंग भाषा में बात कर रहा हूं। जिन्होंने बैलेंस शीट नहीं पढ़ा होगा वो पहले पढ़ लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए, अगर लायबिलिटी वाला अगर देखा जाए आपने बैलेंस शीट में जिसको शेड्यूल 3 पार्ट 1 ना कि पार्ट 2, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में जिस फॉर्मेट को मेंशन किया गया है, जिस फॉर्मेट को सीबीएसई ने आपके लिए बनाया है, उस फॉर्मेट के रेफरेंस में बता रहा हूं, जिसमें लायबिलिटी का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और इतना ही दिया हुआ है, उसके सारे सब एलिमेंट्स भी दिए हुए हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 1 है, ठीक है, और इसके सारे सब एलिमेंट्स भी दिए, मतलब सब हेड्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप बताइए, अगर पूरी लायबिलिटी आपके सामने रखी हुई है तो क्या आप निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? कुछ बच्चे सोचेंगे सर वो तो लायबिलिटी दिया हुआ था ना, असेट तो दिया हुआ नहीं था, क्वेश्चन ही गलत था। क्योंकि एग्जाम रूम के बाहर यही बातें चलती हैं, अरे भैया ये नहीं था, वो नहीं था। बनाने वाले का भी गधा नहीं होता। ठीक है, तो आपको पता है कि सर इसी में से तो मुझे डेप्ट मिल जाएगा, और मुझे जिंदगी भर शुरुआत में ही अकाउंट के एबीसीडी में ही बताया गया था कि बैलेंस शीट हमेशा और हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि जो हमारी पूरी अकाउंटिंग का सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? तो मुझे लायबिलिटी दिया हुआ है, असेट तो ऐसे ही दिया हुआ है। तो वही बात है कि मैं लायबिलिटी कहूं, तुम असेट समझे? तो ये वाली प्रैक्टिस आप अपनाएंगे बस। बट स्टिल बेवफाई की तो कोई सीमा नहीं है। सीबीएसई अपने लिमिट पे उतर गया, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक छोटा सा ब्रह्मास्त्र मैंने यहां पे लिख दिया है, चुरा के लिखा है। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं, हमको मिल जाता है, हम भी बहुत लोग का देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व सरप्लस फिक्टिशियस एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट। अगर कहा जाए तो इन सब को अगर मैं जोड़ लूं, अगर मैं इन सब को जोड़ लूं तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। ठीक है, इसमें बस मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, दैट्स कॉल्ड करंट लायबिलिटी। एसेट नहीं, एसेट कैसे जोड़ देंगे? एसेट ही निकालेंगे एसेट को निकालने के लिए। हाँ, टंग ट्विस्ट, बहुत लोग कहते हैं टंग स्लिप। ये नहीं ट्विस्ट करना चाहिए, नहीं स्लिप करना चाहिए, नहीं तो मौका सीबीएसई घिसका देगा। ठीक है, नहीं ट्विस्ट क्या करेगा? तो अगर आप देखोगे तो इसमें शेयर होल्डर्स फंड नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? शेयर होल्डर्स फंड आ रहे हैं। उसके ऊपर इस वाले हिस्से से
आपको नॉन करंट लायबिलिटी नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस वाले हिस्से से इस एरिया तक अगर आप देखोगे तो आपको नजर आ रहा शेयर होल्डर्स फंड, वो नंबर 1 वाला, और इस एरिया में आपको नजर आ रहा नंबर 3 वाला। नंबर 2 वाला तो हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ही नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल असेट पता करना, तो मैंने आपको क्या बता, लायबिलिटी पता कर लो भैया टोटल। तो टोटल लायबिलिटी पता करने के लिए मुझे बस इसमें क्या जोड़ना होगा, करंट लायबिलिटी। तो ये पूरा यहां से यहां तक क्या बन जाएगा, टोटल लायबिलिटी, और यही वैल्यू क्या बन जाएगी, टोटल असेट। डेब्ट तो सामने दिखा हुआ है सर, बन गया क्लियर। अब देखो, जब हम बात करते हैं टोटल असेट और डेब्ट के किसी स्टैंडर्ड की, क्या किसी स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इस रेशियो के खत्म होने के बाद उस स्टैंडर्ड को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड के ज्यादा और कम होने पे भी हमें कहानियां डिस्कस करनी होती हैं। बस आप ये देख लीजिएगा कि जितना आ रहा है उतना बेहतर है। हाँ, टोटल असेट तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके डेब्ट से हमेशा क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर। उसके कम होने की तो कोई बात ही नहीं होती। हाँ, ओवरऑल रेशियो कम होगा वो बात की बात है, ओवरऑल रेशियो ज्यादा होगा वो बात की बात है। तो सॉल्वेंसी रेशियो में हमें टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो में थोड़ा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये भी मेरे सॉल्वेंसी को अफेक्ट करती है, क्योंकि सॉल्वेंसी वहीं पे अफेक्ट होगी जहां पे बैलेंस शीट अफेक्ट होगा, बैलेंस शीट की इक्वालिटी अफेक्ट होगी। क्लियर क्या? तो चलिए, इस सेशन में मुझे आपको कवर करवाना था टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो, मैंने कवर करवा दिया है। और मैंने ये भी बता दिया कि टोटल असेट आप कैसे लेके आएंगे, या तो आप करंट असेट प्लस करंट असेट और नॉन करंट असेट डायरेक्टली जोड़ लें, या फिर आप टोटल लायबिलिटी पता कर लें, या फिर आप इस कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फॉर्मूले में बस करंट लायबिलिटी जोड़ लेंगे, आपको पूरी लायबिलिटी मिल जाएगी। जो वैल्यू लायबिलिटी की रही वही वैल्यू आपके टोटल असेट की रही, बस इतना। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम इस सेशन के बाद कवर करेंगे थर्ड सॉल्वेंसी रेशियो का हिस्सा, जिसको हम कहेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या कहेंगे? प्रोप्राइटरी रेशियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो में इतना। धन्यवाद।